स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो आधुनिक इतिहास की श्रृंखला स्टार्ट की है, आज हम उसी आधुनिक श्रृंखला के इतिहास को हम आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। अब जितने भी क्लासेज आएंगे लगातार वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज होंगे। हम गवर्नर जनरल को पहले पढ़ाएंगे पूरी तरीके से 1757 से लेकर 1947 जब देश की आज़ाद हुआ तब तक के जितने भी वायसराय, एक तरीके से हम वायसराय को जब खत्म कर लेंगे तो आधुनिक इतिहास का मान के चलिए कि आधा इतिहास, आधुनिक इतिहास लगभग खत्म हो जाएगी, आधा से ज़्यादा। और सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आज के समय में तो इन्हीं से, और हम इस तरीके से डिटेल से कंप्लीट कराएंगे कि यूट्यूब के इतिहास में यह पहली बार ऐसा होगा कि किसी ने जितने भी वायसराय और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम कराए होंगे। तो जो भी वीडियो को देखेगा तो ध्यान से देखेगा और नोट डाउन बनाते हुए अपना उसको नोट करते हुए चलेगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के याद करेगा, क्योंकि इससे बाहर आधुनिक इतिहास में क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। मुझे उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि मैंने इतने एग्जाम दिए हैं और मैंने इतने पेपर सॉल्व भी किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इससे बाहर तो आना ही नहीं चाहिए। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को हम लोग। तो आज पढ़ेंगे हम लोग गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो भारत में प्रथम गवर्नर जो था वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ये प्रथम गवर्नर नहीं था। गवर्नर ये जो 1757 के प्लासी की युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, जिसमें हमने बताया था कि सिराजुद्दौला जो था बंगाल का गवर्नर, उसको हराया था। तो उस वक्त जो सेनापति प्रमुख था, जो हराने में मदद करने वाला था सिराजुद्दौला को, उसमें जो प्रमुख सेनापति था लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव ने हराया था जब उसको, तो उसके बाद कंपनी ने सोचा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सोचा कि इस योग्य सेनापति को क्या कर देते हैं, इसका वायसराय नियुक्त कर देते हैं। वायसराय नहीं, गवर्नर। भारत उसको एक तरीके से बंगाल का क्या किया गया, गवर्नर नियुक्त किया गया, क्योंकि बंगाल को जीतने में बहुत बड़ा योगदान था लॉर्ड क्लाइव का। ये कंपनी के एक छोटा सा कर्मचारी हुआ करता था। उस छोटे से कर्मचारी के होते होते अपनी योग्यता के कारण ये बंगाल का गवर्नर तक पहुंचा। तो जैसे बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, बहुत गरीब हैं, क्या कर सकते हैं, उस पद पे पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप भी वो चीज़ें कर सकते हैं। सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव की तरह, जिससे एक छोटा सा कंपनी के कर्मचारी था, बाद में ये किस स्तर तक पहुंच गया, तो बंगाल के गवर्नर पद तक पहुंचा था। तो ये 1757 से लेकर 1760 तक क्या था, बंगाल का गवर्नर था। फिर उसके बाद दोबारा नियुक्त किया गया जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया था। तो बक्सर के युद्ध के समाप्ति के बाद इसे फिर से कंपनी के द्वारा बंगाल में भेजा गया था गवर्नर बनने के लिए। 1765 से लेकर 1767 तक आया था, फिर यहाँ पर गवर्नर था। तो 2 बार, जो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूछा जाए कि भारत में कितनी बार आया था, तो ये 2 बार आया था। एक बार 1757 से 60 तक था और एक बार 1765 से 67। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो इसके समय में प्रथम श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह क्या होता है? ये पहली बार हुआ था 1767 में हुआ था। 1767 में प्रथम श्वेत विद्रोह का मतलब होता है कि अंग्रेजों के बीच में ही जो युद्ध हो, एक अंग्रेज दूसरे ही अंग्रेज से जब लड़ाई लड़े तो उसे क्या कहते हैं, श्वेत विद्रोह। क्योंकि अंग्रेज गोरे थे इसलिए उन्हें श्वेत कहा जाता था। हुआ क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बहुत कुशल सेनापति था, गवर्नर भी बना तो अच्छा गवर्नर बना। तो ये सोचता था कि जो इसके अधिकारी होंगे या जो इसके अंदर में वर्कर होंगे वो घूसखोरी ना करे, ज़्यादा अत्याचार ना करे, किसी पर ज़्यादा घूसखोरी ये सब जैसे मामले ना आए। तो इसने क्या किया कि उन लोगों को, अधिकारियों को इसने प्रतिबंध लगा दिया कि वो किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते, उपहार नहीं ले सकते। क्योंकि अगर ये उपहार लेने लगे, जैसे अगर आप मान लीजिए किसी जगह के अधिकारी हो गए, अगर आप किसी व्यापारी से या किसी अमीर व्यक्ति से उपहार ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ हो ना हो इसके दबाव में कार्य करेंगे, जिससे आपने उपहार लिया है। भाई अपने उपहार ले लिया तो इसको जैसे एक तरीके से उसका एहसान अपने ऊपर ले लिया, तो आप क्या करेंगे, बेईमानी करेंगे। तो इसलिए जब रॉबर्ट क्लाइव ने अपने अधिकारियों को मना कर दिया कि आप उपहार नहीं लेंगे, तो श्वेत लोगों को एक तरीके से क्या हुआ, उन लोगों को लगा कि हमारी इनकम कम हो जाएगी इससे। तो उसने इसका क्या किया था, विरोध किया था। इस विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, श्वेत विद्रोह। तो प्रथम श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था, लॉर्ड क्लाइव के समय में। तो जान लीजिएगा जब अंग्रेज से लड़े, विरोध करे, विद्रोह करे, तो उसे कहते हैं श्वेत विद्रोह। फिर 1765 में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की। द्वैध शासन क्या होता है भाई? देखिए, किसी भी, जैसे मान लीजिए ये एक जगह है, इस जगह पे 2 प्रकार के शासन किए जाते हैं। एक तो होता है दीवानी और एक होता है फौजदारी। दीवानी में क्या होता है कि जैसे यहाँ का इस भूमि से अगर आपने टैक्स वसूलने का जो कार्य कर रहे हैं तो उसे कहते हैं दीवानी शासन।
अगर आप किसी क्षेत्र पर, इस क्षेत्र पर आप टैक्स वसूले तो कहेंगे कि हमारे हाथ में आपने कौन सी पावर दी है, दीवानी पावर। और इस जगह की आपने देखभाली करने के लिए सैन्य पावर जिसके हाथ में, उसे क्या कहते हैं, फौजदारी या निजामत अधिकार कहते हैं, निजामत। तो बंगाल में द्वैध शासन, उन्होंने, अंग्रेजों ने क्या किया बंगाल में 1765 में कि वहाँ से टैक्स वसूलने का जो पूरा कार्य था अपने हाथ में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि जो भी टैक्स होगा वो हम लेंगे। और उस बंगाल की जो सैन्य व्यवस्था थी, पूरी तरीके से नहीं कि किसी दूसरे के हाथ में देकर अपने कमजोर हो जाए, वहाँ के जो सैन्य पावर थी यानी फौजदारी या निजामत जो पावर था वो बंगाल के गवर्नर को दे दिया, बंगाल के गवर्नर को दे दिया, जो बंगाल का नवाब था, बंगाल के नवाब को दे दिया था। तो इस तरीके से द्वैध शासन की व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने। इसमें फायदा क्या था रॉबर्ट क्लाइव को कि सेना पे अपना खर्च नहीं करना, टैक्स हमें वसूलना, यानी पैसा पूरा अपने कमाएंगे लेकिन सेना उना का खर्च यानी वहाँ के देखभाल ये मुझे नहीं करना है, वो अपना नवाब जाने नवाब करे। इस तरीके से बहुत चालाकी से इसने अपना काम किया था लॉर्ड क्लाइव ने, बहुत चालाक था। फिर उसके बाद आलमगीर द्वारा इसे उमरा की उपाधि दी गई थी। पूछा गया ये क्वेश्चन कि लॉर्ड क्लाइव को उमरा की उपाधि किसने दी थी, तो आलमगीर, किसने दिया था, आलमगीर ने। ये जो शाह आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय से पहले जो वहाँ का नवाब बना था वो कौन था, आलमगीर। तो आलमगीर जो था ये मुगल शासक था, मुगल शासक, इसने इसे कौन सी उपाधि दी थी, उमरा की उपाधि दी थी, उमरा की उपाधि। फिर उसके बाद आता है हॉलवेल, कौन आता है, हॉलवेल 1760। जो ब्लैक होल की घटना हमने एक बार आपको प्लासी के युद्ध पढ़ाया है, तो आप मेरे चैनल पे सर्च करेंगे प्लासी की युद्ध, तो आपको प्लासी की लड़ाई मिल जाएगी। तो उसमें मैंने समझाया था कि एक जो सिराजुद्दौला था उसने करीब 223 अंग्रेजों को उसने क्या किया था, अंग्रेज बीवी बच्चों इन सबको एक 14x16 रूम में बंद कर दिया था, जिसमें से कि बहुत से लोग मर गए थे। 13 या 14 लोग मुश्किल से बचे थे उस एक छोटे से कमरे में, ठूस ठूस के मुगा दिया, भर दिया था सिराजुद्दौला ने। तो उनमें से बचकर जो भाग गया था वो हालवेल बच के गया था, हाँफते हुए जो भागा था वहाँ से। तो उनमें से एक ये भी बचा था हालवेल, जो बाद में यहाँ का बंगाल का क्या बना, गवर्नर बना था, बंगाल का गवर्नर बना था। तो उसने जब बच कर गया तो इसी ने ब्लैक होल घटना के बारे में बताया था कि सिराजुद्दौला इतना क्रूर तरीके से हम लोगों को 14x16 रूम में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो बाद में ये क्या बन गया, गवर्नर बना था ये ब्लैक होल घटना के बारे में बताने वाला हॉलवेल। तो पूछा गया है कि ब्लैक होल घटना का जिक्र किसने किया था, क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, तो याद रहे कि हॉलवेल ने किया था, हॉलवेल। फिर उसके बाद इसके बाद गवर्नर बना, ये मात्र 1 साल तक था। फिर उसी के बाद उसी साल विंसीटाट गवर्नर बना था, बंगाल का गवर्नर। पहले लॉर्ड क्लाइव, फिर उसके बाद हॉलवेल, फिर उसके बाद कौन बना, विंसीटाट। तो ये 1760 से 1765 5 साल तक था। इसके समय में ही बक्सर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध। तो पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, 1764 में हुआ था, जिसमें भाई मुगल शासक दिल्ली की गद्दी से वो था, प्लस अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, प्लस मीर कासिम था। ये तीनों लोग एक तरफ से थे और अंग्रेज एक तरफ से थे। तो बक्सर, ये जो बिहार और बनारस के, बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पड़ता है बक्सर, वही जगह पर लड़ाई हुआ था 1764 में। तो अंग्रेज जीत गए थे। तो पूछा जाता है कि ये जो क्रांति हुई थी कौन से, जो ये युद्ध हुआ था कि उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर, तो विंसीटाट था। कौन था, विंसीटाट। फिर उसके बाद आता है वेरेलस्ट। इसके बारे में बहुत नहीं जानना है, बस आप इतना जान लीजिए कि इस वेरेलस्ट पूछ लेता है, क्रम से कभी कभी पूछ लेता है ना कि क्रम से कीजिए। तो विंसीटाट के बाद कौन आता है, तो आया था तो वारेन क्लाइव आया था 2 साल के लिए। फिर उसके बाद 67 से 69 तक कौन था, वेरेलस्ट था। कौन था, वेरेलस्ट। फिर उसके बाद आता है कर्टियर। कौन आता है, कर्टियर। 1762 से 1762 नहीं 1769 है ये, कितना है, 1769 से 1772 3 साल तक ये था ये। इसके समय में बंगाल में आधुनिक काल का प्रथम अकाल पड़ा था, फेमाइन जिसे कहते हैं, इंग्लिश में अकाल को क्या बोलते हैं, फेमाइन। बंगाल में आधुनिक काल का प्रथम अकाल पड़ा था। अकाल का मतलब जैसे बारिश उरिश ना होती है, बारिश उरिश नहीं होगी तो कृषि खेती होती नहीं होंगी, ज़मीनें कैसी होंगी, ज़मीनें बहुत बड़ी बड़ी चिहाड़ फाड़ जाएंगे। व्यक्तियों को आप देखेंगे अकाल के समय में तो लगेगा कि अखियाँ बाहर निकल गया है, दांत बड़े बड़े दिखाई देंगे और लगेगा एकदम शरीर जैसे सिकुड़ा हुआ है, लगेगा कि सिनेमा टूट के बाहर आ जाएगा, हड्डियाँ एकदम ऐसी ऐसी हो गई। उसे वो वाला स्थिति जो होता है उसे कहते हैं अकाल पड़ा हुआ है, अकाल। तो बहुत भयावह हुई थी, इसी के समय में हुआ था। किसके समय में,
तो कर्टियर के समय में कहा जाता है बंगाल में आधुनिक काल का प्रथम अकाल। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर के समय में बंगाल में प्रथम अकाल पड़ा था, तो याद रहे कि कर्टियर के समय में, ये 69 से 72 तक था। फिर 1772 में फिर एक नया गवर्नर बन के आया था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंगस। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंगस। एक चीज याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन था कि किसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति कहा जाता है। स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति मतलब बहुत ही ट्रेंड सेनापति, तो लॉर्ड क्लाइव के बारे में कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव को बहुत बड़ा सेनापति माना जाता है, बहुत बड़ा सेना या रणनीतिकार माना जाता है, तो वो याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड क्लाइव का वारिस किसे कहा जाता है। वारिस मतलब एक तरीके से कहें तो लॉर्ड क्लाइव के बाद दूसरा कोई प्रमुख जो गवर्नर आया था तो कौन था? वारेन हेस्टिंगस था। कौन था? वारेन हेस्टिंगस। ये 1772 में आया भारत का गवर्नर बन के, और ये कब तक था? 1785 तक था भारत में। 13 साल, ये 13 साल तक क्या था? गवर्नर था। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि ये 1772-73 का वक्त ये है जब अमेरिका में स्वतंत्रता की आंदोलन चल रहा था, यानी एक तरफ भारत ब्रिटेन का गुलाम बन रहा था, और इसी वक्त अमेरिका में 1773-76 के समय में पढ़ा होगा कि स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो गए थे वहाँ पर 1776 में। तो एक तरीके से ब्रिटेन से अमेरिका गुलाम आज़ाद हो रहा था, तो एक तरीके से ब्रिटेन की इनकम क्या होने वाली थी? कम हो रही थी। ब्रिटेन की इनकम क्या हो रही थी? कम हो रही थी। और अगर आपने पढ़ा होगा तो 1773 में जो पढ़ा होगा एक बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना घटी थी। अगर किसी ने कक्षा 10 पढ़ा होगा तो उसमें था कि बोस्टन टी चाय पार्टी घटना 1773 में घटी थी। तो ये भारत से ही चाय वो लाद के ले गए थे अमेरिका में बेचने के लिए, तो वहाँ पर विद्रोह छिड़ गया था। विद्रोह छिड़ गया था मतलब कंपनी को, उस वक्त वो कंपनी व्यापार करती थी चाय का यहाँ से अमेरिका, तो अमेरिका में वहाँ पर एक तरीके से क्या हुआ, ब्रिटेन की कंपनी का इनकम कम हुआ। कंपनी का चाय जब फेंक दिया जाएगा तो कंपनी की इनकम कम हुआ। कंपनी का जब इनकम कम हुआ तो यानी कंपनी घाटे में चली थी। अब कंपनी को पूरे विश्व में व्यापार करना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो कहाँ जाएगी? वहाँ के राजा के पास, ब्रिटेन के राजा के पास गई। तो ब्रिटेन के राजा से पैसे मांगे, तो ब्रिटेन के राजा ने कहा कि ठीक है तुम्हें पैसे तो देंगे। राजा मतलब वहाँ का प्रधानमंत्री से, क्योंकि वहाँ पर राजा नाम मात्र का था लेकिन पूरा कार्य कौन देखता है? वहाँ पर प्रधानमंत्री। लोकतंत्र 1688 में था, ब्रिटेन बन गया था, तो 1773 का वक्त है। तो ब्रिटेन ने कहा कि ऐसा करो, कंपनी को लोन देंगे लेकिन कंपनी अब हमारे हिसाब से चलेगी। ब्रिटेन ने क्या कहा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कि हम तो लोन तुम्हें देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, बल्कि वो हमारी मर्जी से चलेगा। तो कंपनी ने कहा कि कौन सी मर्जी? तो उन्होंने कहा देखो, वहाँ के संसद में, ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर था तो वहाँ पर भी संसद है। वहाँ पर संसद मतलब लोक सदन प्लस राज्य सदन दोनों है। वहाँ पर राज्यसभा को वहाँ पर लॉर्ड ऑफ हाउस बोला जाता है, लॉर्ड हाउस बोला जाता है। तो उस सदन से पास किया गया एक रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंट्रोल करना, किसी चीज को क्या करना? कंट्रोल करना। तो वहाँ के संसद से 1773 में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। एक्ट मतलब होता है कानूनों का एक पुस्तक, कानूनों का एक नियम बनाई गई, एक जगह पे लिखी गई। और वो कब बनाया गया था? 1773 में वहाँ के संसद द्वारा। क्यों बनाया गया होगा? क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि अब भारत जब हमारा गुलाम बने तो अमेरिका की तरह आज़ाद न हो जाए, क्योंकि अमेरिका उधर आज़ाद हो रहा था, भारत को इधर गुलाम बनाना था, क्योंकि एक इनकम का सोर्स खत्म हो रहा था। तो एक इनकम का सोर्स क्या था? बनाना था उसे। और उस वक्त कंपनी ने उसके पास कर्ज मांगने के लिए पहुँच ही चुकी थी, तो बहुत बढ़िया मौका पाया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना करके भारत में भेजी गई कि किस प्रकार से कंपनी चलाया जाएगा। तो पूछा जाता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके द्वारा बनाया गया था? किसके समय में बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंगस के द्वारा। और ये कहा गया कि जो वारेन हेस्टिंगस है ये उस वक्त गवर्नर थे, बंगाल के क्या थे? गवर्नर थे। इन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल से क्या बना दिया गया? गवर्नर से क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। अभी तक जो बंगाल का गवर्नर था इसे क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। तो आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो क्लाइव साहब को मत लगा दिएगा, वो गवर्नर थे। लेकिन जब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो आप किसे बताएंगे? वारेन हेस्टिंगस को। ये याद रहे आपको। अगर ये पूछ ले कि बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था, जब ये प्रथम गवर्नर जनरल है, ये 1773 में बने हैं गवर्नर जनरल, तो 1772 में ये बन के जो आए थे, ये क्या बन के आए थे? गवर्नर बन के आए थे। तो बंगाल का आखिरी गवर्नर पूछे तो भी वारेन हेस्टिंगस, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो भी वारेन हेस्टिंगस। ये आपको याद रहे, क्योंकि इस बहुत पॉइंट बनता है इस पर। पीसीएस में या वनडे एग्जाम में बहुत से इस पॉइंट बनाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
और इसने फिर जब यहाँ का गवर्नर जनरल बना तो इसने क्या किया, द्वैध शासन की समाप्ति की। जो क्लाइव साहब ने द्वैध शासन की शुरुआत की थी, दीवानी फौजदारी वाला मामला, तो इसने उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। फिर इसने घेरे की नीति का जनक भी कहा जाता है। घेरे की नीति का मतलब होता है कि भारतीय जो शासक होंगे, जो देसी रियासतें, जो यहाँ के जो राजा होंगे, उन राजाओं को घेरने की नीति जो अपनाई थी वो किसने अपनाई थी, तो वारेन हेस्टिंग्स। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि घेरे की नीति का जनक किसे कहा जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स। फिर इसी के समय में आया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट क्या होता है भाई, उस वक्त ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री थे, पिट्स नामक प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, और उन्होंने कंपनी को चलाने के लिए जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भेजा था, उसकी जगह पर एक नया और एक्ट बना के भेजा 1784 में। उस प्राइम मिनिस्टर ने अपने नाम पे इस एक्ट को बनाया था, इसलिए इसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। ये आपको याद रहे कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था, 1784 में, और हाँ ये याद रहे आपको। फिर उसके बाद आता एक और इसके बारे में है, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। कहाँ पर, बंगाल में। इसके प्रथम जो चीफ जस्टिस थे, यानी मुख्य न्यायाधीश थे 1784 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था, एलिजा इम्पे। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब 1774 में हुई थी, तो उसके प्रथम जज कौन थे, तो उसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे। आपको पता ये याद रहे कि ये कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना हुई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही कहा गया था कि भारत बंगाल में क्या की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और कब किया गया था, 1774 में। अब ये समझ रहे हैं आप, भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। इसके पहले राजा लोग अपनी मर्जी से ही क्या करते थे, यहाँ पर लोगों को सजा देते थे। तो सोचो ना कि कितनी गलत बात हुआ करती थी कि राजा लोग अपने तो पहले 500-600 रानियाँ रखते थे। 500-600 रानियाँ रखेंगे तो 1000 साले भी होंगे। 1000 साले होंगे तो कहीं पर भी सड़क पर चलेंगे तो काले रोलर खड़ा करके खूब चलेंगे। और ये अगर किसी को भी छेड़ेंगे, किसी भी कन्या को छेड़ेंगे, किसी को भी छेड़ेंगे, कुछ भी अत्याचार बहुत करेंगे। और जब कोई उनको बोलेगा तो कहेंगे कि अपना जीजा क्या है, राजा है। मामले कहाँ जाएंगे, राजा के पास। तो अत्याचार इन्हीं के लोग मनाया करते थे, अत्याचार इन्हीं के लोग करते थे। तो राजा कभी निष्पक्ष नहीं हुआ करता था, अपने रानियों में व्यस्त रहता था, निष्पक्ष नहीं होता था। लेकिन ब्रिटेन में पहली बार कहा गया कि नहीं भाई, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट स्थापित किए पहले, जहाँ पर मामले सुनवाई होंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट स्थापित कब हुआ था, 1784 में पहली बार। अगर ब्रिटेन वाले नहीं आते तो समझ लो। तो हमारे देश में बाद में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, तो इसी के मद्देनजर बनाया गया सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद है 1772 में प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी अदालत की स्थापना की। प्रत्येक जिले में उन्होंने क्या किया भाई, एक दीवानी का मतलब होता है कि जैसे जमीन से संबंधित कोई विवाद होता है तो वो किस न्यायालय में सुने जाते हैं, दीवानी वाले में। तलाक से संबंधित, विवाह से संबंधित इस जो होते हैं ना, ये सब जो मुद्दे होते हैं, तलाक, विवाह, ये सब जो मुद्दे होते हैं जमीन से संबंधित, ये सब दीवानी मुद्दे होते हैं। तो प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय स्थापित किया गया। और मार झगड़े से संबंधित जो न्यायालय होता है उसे कहते हैं फौजदारी। ये एक हर एक जिले में होता है, तो इसकी फौजदारी न्यायालय उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फौजदारी न्यायालय। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1772 में। अब किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। सोचो इतना महान काम कर रहे थे ये लोग। अगर ये लोग नहीं आते तो सोचो कि कैसा होता, न तो यहाँ पर दीवानी न्यायालय होता, ना ही फौजदारी। तो दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना किसने की थी, वारेन हेस्टिंग्स ने। सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना इसी समय हुआ था, और दीवानी और फौजदारी अदालत की भी। फिर उसके बाद 1773 में बनारस की संधि हुई थी। ये आपको बस याद रखना है, इसके अंदर मत पढ़िएगा, क्योंकि इसके अंदर पढ़ने से क्वेश्चन पूछा आएगा नहीं। जो आईएएस की तैयारी करते हैं उसमें पूछा जाता है गहराई से। बस पूछ लिया जाता है बनारस की संधि कब हुई थी, तो 1773 में। फिर इसी के समय में 1775 में, 2 सालों बाद, फैजाबाद को आज के समय जानते हैं कि क्या कहा जाता है, अयोध्या कहा जाता है। तो फैजाबाद की संधि कब हुई थी, 1775 में। यानी कि 1773 के बाद 1775 में फैजाबाद की संधि हुई थी। फिर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1784 में। और जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम क्या था, विलियम जोन्स। क्या नाम था, विलियम जोन्स नामक व्यक्ति ने किया था। यह कई बार क्वेश्चन पूछा है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, विलियम जोन्स। इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, इस सोसाइटी का उद्देश्य था कि भारत में जो प्राचीन समय से जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उन पुस्तकों का अध्ययन करना और उनमें से अच्छी बातों को क्या करना, ढूंढ कर निकालना। तो इस एशियाटिक सोसाइटी का ये उद्देश्य था। तो विलियम जोन्स द्वारा स्थापित किया गया था। और इसमें मदद करने वाला जो था, इसके स्थापना में वो कौन था,
वारेन हेस्टिंगस थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंगस। फिर गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके समय हुआ था? वारेन हेस्टिंगस के समय में हुआ था। और जो जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम था विल्किंस। क्या नाम था? विल्किंस। गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद जिस व्यक्ति ने किया था, ट्रांसलेशन जिसने किया था, उसका नाम क्या था? विल्किंस नाम था। फिर उसके बाद नंद कुमार विवाद। नंद कुमार विवाद किसके समय हुआ था? तो इसी वारेन हेस्टिंगस के समय में। एक्चुअली था क्या कि जो मीर जाफर था, मीर जाफर की जो पत्नी थी उसने वारेन हेस्टिंगस को 3.5 लाख रुपया घूस दिया था अपना संरक्षक बनने के लिए, जो मीर जाफर का कौन था? पुत्र था। तो उसमें एक नंद कुमार नामक व्यक्ति था, उसने वारेन हेस्टिंगस पे आरोप लगाया कि देखो ये जो है मीर जाफर, वारेन हेस्टिंगस जो है, नंद कुमार ने आरोप लगाया कि मीर जाफर जो है, वारेन हेस्टिंगस जो है, इसने मीर जाफर की पत्नी से 3.5 लाख रुपए घूस लिया है उसके पुत्र का, मीर जाफर के पुत्र का संरक्षक बनने के लिए, संरक्षिका बनने के लिए। तो आरोप लगाया वारेन हेस्टिंगस। अब चूंकि वारेन हेस्टिंगस क्या था? गवर्नर था, गवर्नर जनरल बना था, तो उसी के खिलाफ तो उस वक्त ये जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट में वारेन हेस्टिंगस ने इसी को गलत ठहरवा दिया। अब पता नहीं बात सही था कि गलत था, ये हम लोग तो नहीं करेंगे। हो सकता है कि नंद कुमार कोई चाल रहा हो, या हो सकता है कि वारेन हेस्टिंगस गवर्नर जनरल था तो सुप्रीम कोर्ट उसके हाथ में होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको फांसी दे दिया? मतलब अपमान के दोषी ठहराने में, मतलब हमारा अपमान किया एक प्रकार से नंद कुमार ने, इस आरोप में उस नंद कुमार को क्या किया होगा? फांसी दे दिया गया। जब नंद कुमार को फांसी होगी तो इसे कहा जाता है कि न्यायिक हत्या। भारत में कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा क्या था? न्यायिक हत्या था। लेकिन फिर भी एक चीज़ इतना आप देखिए कि जो गवर्नर जनरल था उसको भी न्यायिक कैटेगरी में लाने वाले कौन थे? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट में अब जो गवर्नर जनरल है वो भी आएगा। ये इतना तो समझ रहे होंगे बात। फिर उसके बाद आता है, उसके बाद वारेन हेस्टिंगस के बाद आता है मैकफर्सन। कौन आता है? मैकफर्सन आता है 1785 से 1786 तक। ये कोई परमानेंट नहीं था, मतलब ऐसे ही 1 साल तक के लिए भारत में आया था कि अस्थायी रूप से, कि हम चलेंगे जब तक नया गवर्नर जनरल नहीं आ जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सेवा देंगे। तो मैकफर्सन ने अपनी सेवा दी थी 1785 से 86। उसमें अस्थायी रूप से नहीं था, अस्थायी रूप से था। फिर उसके बाद कौन आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने बताया था कि 1776 में अमेरिका में क्रांति शुरू हो गई थी, स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो गई थी ब्रिटेन से अपने आप को आज़ाद करने के लिए। उस वक्त ब्रिटेन का जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसके आंखों के सामने अमेरिका क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था, कॉर्नवालिस के सामने। तो जब वो आज़ाद हो गया तो कॉर्नवालिस को कहाँ भेज दिया गया? भारत में, कि देखो भाई अमेरिका कैसे आज़ाद हो गया, जाकर भारत में कैसा माहौल बनाओ कि भारत ना आज़ाद हो पाए। तो ये सब बातें कहने के लिए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस बना था, भारत में आया था गवर्नर जनरल बन के 1786 से कब तक था? 1793 तक। इसे न्याय, प्रशासन तथा कर को पृथक कर दिया था। इसने क्या किया था? जो एक पद छूट गया जिसे कहते हैं कलेक्टर, आज के समय में जिसे हम लोग कलेक्टर की तैयारी करते हैं ना, कहते हैं आईएएस जो होते हैं उन्हीं को कहते हैं कलेक्टर। आईएएस वाले ही कलेक्टर बनते हैं। कलेक्टर का मतलब होता है कलेक्ट करने वाला। कलेक्ट मतलब जो टैक्स को कलेक्ट करे उसे क्या कहा जाता है? कलेक्टर। इस पद का सृजन जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम क्या था? वारेन हेस्टिंगस। कौन था? वारेन हेस्टिंगस। तो कई बार पूछा जाता है कि कलेक्टर पद का सृजन करने वाला जो व्यक्ति था कौन था? तो वारेन हेस्टिंगस। सृजन का मतलब निर्माण करने वाला। तो इस कलेक्टर के पास दोनों पद हुआ करते थे, न्यायिक पद भी थे और कर से संबंधित पावर भी थे, यानी टैक्स वसूलने से संबंधित जो पावर थे वो भी किसके पास था? कलेक्टर के पास। और न्याय व्यवस्था यानी झगड़े झंझट इस सब से संबंधित जो भी पावर थे वो भी किसके हाथ में थे? कलेक्टर वो शक्तिशाली पद हुआ करता था। लेकिन जब आया लॉर्ड कॉर्नवालिस तो इसने उस कलेक्टर से उसका न्यायिक पावर क्या किया? छीन लिया। मतलब न्याय का काम उससे क्या कर लिया? छीन लिया। क्योंकि कलेक्टर इस तरीके से जिले में बड़ा गलत भी कर सकता था। कलेक्टर बनाने को बना दिए, हो सकता है कलेक्टर बेईमानी कर रहा है, तो उस कलेक्टर की न्यायिक पावर जब छीन ली जाएगी तो एक तरीके से अगर कलेक्टर गलत करेगा तो कलेक्टर भी कहाँ चला जाएगा? कोर्ट में जाएगा, उसकी सुनवाई होगी। तो कॉर्नवालिस बड़ा समझदार था, इसने उससे न्यायिक प्रशासन का पावर जो था वो क्या कर दिया? इसने छीन लिया तथा इसको बस कौन सा पावर दिया? कर वाला पावर दिया। यानी एक तरीके से न्याय प्रशासन और कर व्यवस्था को इसने क्या कर दिया? अलग किया। कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियां क्या की? इसने ले ली, जो मैंने बात बताई, न्यायिक और फौजदारी। फिर सिविल सेवा परीक्षा का जन्मदाता
भारत में सिविल सेवा परीक्षा का क्या कहा जाता है, जनक। जिसे यूपीएससी सीएससी की तैयारी करते हैं ना, सीएससी मतलब सिविल सर्विस एग्जाम जिसे कहा जाता है, सीएससी यानी कि नागरिक सेवा परीक्षा बोलते हैं। जो आईएएस यूएस के जो पद होते हैं, पीसीएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सब जो पद होते हैं इसे कहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम। तो भारत में जो शुरू करने वाला था, भारत में इस परीक्षा को शुरू करने वाला जो था उसे कौन शुरू किया था भारत में, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में पूछा जाता है कि सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नहीं, इससे पहले क्या होता था कि भारत में जो राजा नवाब जो होते थे अपने ही सारे अपने साले, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहनोई भंजाई यही सबको रख लेते थे। बड़ी बेकार गड़बड़ व्यवस्था थी। पहली बार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परीक्षा के माध्यम से भारत में उच्च पदों पर रखने की शुरुआत की। सोचो कितना महान। अगर नहीं ऐसा नहीं होता तो अपने अयोग्य बेटे को कोनो गद्दी दे देते थे। अंग्रेज इसलिए नहीं हारते थे ना, क्योंकि जिन पदों पे वो किसी को रखते तो वो योग्य और एग्जाम के माध्यम से कोई होता था तभी रखा जाता था। भले ही पहले भारत के लोग नहीं रखे जाते थे, ब्रिटेन के ही लोग रखे जाते, लेकिन फिर भी तो सीखने की बात है ना कि आप अपने ही राजा बनोई साले को तो नहीं रखेंगे। भारत तो इसलिए तो हारा था, भारत के राजा लोग इसी से हार जाते थे ब्रिटेन वालों से, क्योंकि ये लोग अपने ही लोगों को रखते थे। जो अयोग्य है, जरा जुआड़ी शराबी मवाली है उसी को रख लेते थे, लेकिन ये लोग परीक्षा के माध्यम से रखते थे। सिविल सेवा परीक्षा ब्रिटेन में बहुत पहले से चल रही थी। इसके समय में अधिकतम जो आयु थी कितनी थी, 23 वर्ष हुआ करती थी सिविल सेवा परीक्षा में। बाद में लॉर्ड लीटन ने घटाकर अधिकतम आयु कितनी कर दी, 19 की 19 वर्ष तक ही आप क्या कर सकते हैं, सिविल सेवा परीक्षा देख सकते हैं। आज वर्तमान में भारत में जानते हैं कि 30 साल है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए जो है 32 साल है, फिर एससी के लिए 35 साल है। आज ये व्यवस्था है। तो सिविल सेवा का जनक किसे कहा था। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाला कौन था, तो 1863 में प्रथम। सोचो सिविल सेवा परीक्षा का जन्म हो गया था 1793 में भारत में, लेकिन भारत में प्रथम जो सिविल सेवा अधिकारी बना था वो कौन था, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो याद रखिएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर थे प्रथम, और कब, 1863 में। फिर पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पुलिस व्यवस्था का जनक। एक्चुअली था क्या कि जब कॉर्नवालिस आया था तो इसने देखा कि जो गांव के जमींदार हैं, इससे पहले जो वारेन हेस्टिंग्स थे, उस वारेन हेस्टिंग्स ने गांव का प्रशासन एक तरीके से गांव की जमींदारी जो थी उस व्यक्ति को दे दिया था, जो बहुत अधिक क्या करता था, टैक्स देता था, एक तरीके से नीलामी की थी। तो बहुत घटिया व्यवस्था लागू कर दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने उस मामले में। तो गांव का जो जमींदार था, पुलिस व्यवस्था उसके हाथ में हुआ करती थी। तो ये आया था, वो कॉर्नवालिस ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वही जमींदार क्या करते थे, गांव का शोषण करते थे। तो इसने कहा कि जो गांव की जो पुलिस व्यवस्था है, अब वहाँ के जमींदार की नहीं, बल्कि इसने थाना स्थापित किया। थाना इसने ही क्या किया, थाना स्थापित किया, और थाने पर दरोगा रखा कि अब ये दरोगा जो होगा ये किसी जमींदार के अंडर में नहीं रहेगा, बल्कि उस जिले में एक अधिकारी होगा जिसे कहते हैं दंडाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। हिंदी में कहते हैं मजिस्ट्रेट, इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में मजिस्ट्रेट, हिंदी में बोलते हैं दंडाधिकारी। तो दंडाधिकारी के अंतर्गत रखा गया, और वो दंडाधिकारी जैसे आज के समय में कहे तो एसएसपी जिसे कहते हैं, तो उसके पास दिया गया, जिससे जमींदारों पर भी क्या किया, अंकुश लगाया गया। फिर उसके बाद आया अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत। मतलब इसने क्या किया, बंगाल में जो टैक्स वसूलने की एक परंपरा शुरू की, स्थाई बंदोबस्त, मतलब टैक्स को 10 सालों के लिए क्या कर दिया, फिक्स कर दिया गया कि जो व्यक्ति जितना टैक्स मतलब अधिक बोली लगाएगा उसको 10 साल के लिए क्या की जाएगी, भूमि दी जाएगी। तो स्थाई बंदोबस्त 1793 में शुरू करने वाला कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और स्थाई बंदोबस्त क्या थी, एक प्रकार से भूमि पर लगने वाला कर था। फिर क्या है 1805 में इसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, गाजीपुर में। यही अपने बनारस के बगल में गाजीपुर में 1805 में ये आया था और यहीं मर गया। तो इसकी यहीं पर समाधि बनाई गई। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि गाजीपुर में किसकी मृत्यु हुई थी, तो आपको याद रहे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस दोबारा जब आया था 1805 में तब। फिर उसके बाद सर जॉन शोर आया 1793 से 1798। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसके समय में ही 1793 का चार्टर एक्ट पास किया गया था। इसने चूंकि अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, मतलब किसी से झगड़ा झंझट ये सब इसको नहीं करना था, तो 98 तक था। फिर उसके बाद आता है कौन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली का हम लोग इतिहास, जितने भी गवर्नर जनरल है उसका इतिहास हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे, सभी को बाय।